पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग जारी है। 2 कमरों में 20 टेबल पर 15 राउंड में काउंटिंग की जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पर गिनती की जा रही है। तो लगातार ये अपडेट्स आपको बता रहे हैं और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। सरदार शहर में भी उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के अनिल शर्मा देखिए एक बड़ी बढ़त 19,143 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक बड़ी बढ़त कांग्रेस की ओर से। फिलहाल बीजेपी के लिए चिंता की बात है और लगातार आंकड़े आपको देश से आ रहे रुझान की भी दिखा रहे हैं। 2 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर नेक टू नेक फाइट यानी कि कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस 33 सीटों पर है तो वही बीजेपी 32 सीटों पर है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ तस्वीरें और बदल सकती हैं, लेकिन फिलहाल अगर गुजरात की बात करें तो यहां पर बीजेपी की बम्पर जीत होती हुई ये तस्वीरें देखिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 155 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। और चलिए ये देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। खासा उत्साह इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि अब जो आंकड़े सामने आए हैं, थोड़ी बहुत तस्वीरें इधर उधर होती हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार यहां पर बनती हुई, और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, पिछले कुछ सालों में लगातार बीजेपी की वोट कम होते जा रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है और यहाँ पर कमल खिलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके के उत्साह इस वक्त जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनमें देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जमकर डांस शुरू हो चुका है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। इस वक्त खासा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। और गुजरात में इस वक्त बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और सरदार शहर उपचुनाव को लेकर भी मतगणना लगातार जारी है और ये जो मतगणना के रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं। गेस्ट इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे मिलवा देते हैं एक बार फिर से। मुकेश पारिक जो कि बीजेपी नेता है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र चौधरी आरएलपी नेता और इसके साथ ही आर तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर तिवारी साहब, क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे पूरे देश में जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन फिलहाल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन गुजरात में एक बड़ी जीत बीजेपी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वो सिर्फ इसी सीट तक रहेंगे, आगे इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? प्रियंका, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान तो हम 25,000 से ज्यादा वोटों से अनिल शर्मा को हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है और सच्ची श्रद्धांजलि सरदार शहर के नागरिकों के द्वारा और अशोक गहलोत जी की जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है, इन सब का दोनों का समावेश करके हम बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ सहानुभूति कार्ड जो आपने खिला है वही यहाँ पर काम कर रहा है। भंवरलाल शर्मा को देखते हुए लोगों ने मतदान किए हैं, आगे इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, आगे बीजेपी की जीत होगी। ऐसा नहीं है, मैं ये तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में जब वसुंधरा राजे जी का दूसरा कार्यकाल था राजस्थान में 2014 से 18 तक, हमने उपचुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा के उपचुनाव में केवल 1 उपचुनाव जीता, वो भी राजसमंद का, वो भी इसलिए कि किरण माहेश्वरी जी की उन्होंने अपनी बेटी को लड़वा दिया, तो वो सहानुभूति का नहीं था क्या? भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनका कार्य, उनका काम जीतता है, और कांग्रेस का उम्मीदवार जीता तो सहानुभूति जीती है, दोहरी चाल नहीं चलती है। बताइए पारिक साहब, मैं कह रहा हूँ आर तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी तो दोहरी चाल चल रही है। आप जीतते हैं तो आपका काम बोल रहा है, आप काम कर रहे हैं इसलिए जीतते हैं, और कांग्रेस जीत रही है तो सहानुभूति कार्ड चला इसलिए जीता। ये दोहरा चरित्र क्यों? सवाल उठ रहा है आप पर। बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं है। देखिए, ये अच्छा रहा, तिवारी जी ने स्वयं ने स्वीकार किया कि सहानुभूति की लहर से राजस्थान में उपचुनाव जीते गए हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, मैं इनसे सहमत हूँ। राजस्थान की जनता का जो उपचुनाव का ट्रेंड चला है
वो लगातार ये देखने में आया है कि चाहे वो सुजानगढ़ हो, चाहे और कोई जगह हो, जहाँ जहाँ उनके परिवार में के सदस्यों को टिकट दिया गया है, उनकी जीत हुई है। और मैंने आपको फिर यही बात दोहराऊंगा कि सरदार शहर में पंडित जी का एक लंबा समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उनका सीधा जनता से जुड़ाव था और जनता ने उसी के परिणाम स्वरूप एक बार अनिल शर्मा को उनकी सहानुभूति के नाते, चूंकि उनके मध्य में उनकी ये डेथ हुई और उसके परिणाम स्वरूप अनिल शर्मा को उन्होंने जहाँ की जनता ने स्वीकार किया, वोट दिया। लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि इस उपचुनाव का आने वाले विधानसभा चुनाव से कोई सीधा सरोकार नहीं। आज राजस्थान की जो स्थिति है, आज राजस्थान में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जिस प्रकार से गैंगवार हो रही है, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, मंगलसूत्र पहन के हमारी कोई माता बहनें एक मिनट में कंप्लीट कर लूं, कोई निकल नहीं सकती। बलात्कार में हिंदुस्तान में राजस्थान प्रथम है, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में राजस्थान प्रथम है, बेरोजगारी में राजस्थान प्रथम है। तो आज राजस्थान की जो दुर्दशा हो रही है, एक शांत प्रिय प्रदेश माना जाने वाला, आए दिन वहां पर गैंगवार हो रही है। एक जो आपके अपराधी हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनकी शरणास्थली ये बन चुकी है राजस्थान। सरदार शहर में आप तीसरे नंबर पे हो, मुकेश पारी तो राजस्थान के तमाम उपचुनाव आप हारे। सरदार बयानवीर नेता है प्रियंका, लगातार आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख बयानों में हमसे भी कई आते हैं, लेकिन जनता से इनका जुड़ाव नहीं है, न जनता के बीच में जाते हैं। आपके पास जवाब लूंगी इसका, क्योंकि कई आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप आपके ऊपर, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर हम जो और सरकार कई मुद्दों पर फेल होती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले सुरेंद्र चौधरी जी आपके पास आते हुए, अब तक जो चुनावी रुझान सामने आने से लेकर क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं आप? क्योंकि लगातार आरएलपी की ओर से ये दावे किए जा रहे थे कि जीत आरएलपी की होने वाली है, लेकिन फिलहाल जो रुझान सामने ऐसा होता दिख तो नहीं रहा है। चौधरी साहब, देखिए प्रियंका जी, जीत का जहां तक सवाल है वो तो जनता का आदेश है, वो हमें जो भी होगा वो स्वीकार होगा। लेकिन बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, जब पहले दिन से कांग्रेस और बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए थे और साथ में आरएलपी ने वहां प्रत्याशी लालचंद जी मुंड को घोषित किया, उससे पहले इनका ये कहना था, और जहां तक कि प्रत्याशी घोषित किया वहां तक भी बीजेपी कांग्रेस का यह कहना था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहां कोई दबदबा नहीं है, कोई वोटर्स उनके यहां पर नहीं है। माफ कीजिएगा, और देखिए आप जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं, और भी ज्यादा मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले बाबूलाल सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट्स लगातार वो हमारे पास साझा कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से? जी देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। करीब 18,000 वोटों की लीड हो चुकी है उनकी, और आधी मतगणना हुई है अभी। बीजेपी नंबर 2 पर चल रही है। बीच में एक मौका आया था जब आरएलपी ने बीजेपी को पछाड़ दिया था और वो नंबर 2 पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी ने वापसी करी है। जब सदाशहर जो टाउन है उसकी गिनती हुई तो बीजेपी ने वापसी की है। तो बीजेपी के जो नेताओं के एक बार चेहरे बुझ से गए थे, वापस उनको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम नंबर 2 पर भी रह जाएंगे तो संतोष रहेगा। मेरे साथ में खूब सारे लोग जुट रहे हैं। बीजेपी और आरएलपी के लोग जो हैं नजर नहीं आ रहे, सब भीतर हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के खेमा कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कहां तक जाकर के ठहरेंगे आप लोग? मैंने आपको सुबह भी बोला था, पंडित जी 37,000 वाला रिकॉर्ड टूटने वाला है। वो भी आपको घंटे 1.5 घंटे में पता चल जाएगा कि भवनलाल शर्मा के नाम पर लोगों ने मतदान किया है, वो रिकॉर्ड टूटेगा, 100% टूटेगा। अच्छा, क्या लग रहा है, जीत तय हो गई? जीत फाइनल हो गई। 2,08,000 वोट पोल हुए हैं और 80,000 में वो दोनों सल्ट जाएंगे। बिल्कुल सल्ट जाएंगे। लेकिन दोनों के वोट मिलाएंगे तो अनिल शर्मा के वोट कम हो जाएंगे। आपको लगता है आरएलपी ने बड़ा किरदार अदा करेगी कांग्रेस को जिताने में? आरएलपी ने भी किरदार निभाया है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पंडित भवनलाल जी शर्मा, जिसने इस क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए। इतने बड़े लोगों की उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास था कि लोगों ने ये सोचा कि हमारे इतने बड़े नेता थे, तो उन्होंने सभी लोगों ने मिलजुल के, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर उनको सच्ची श्रद्धा दी है। तो सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट किया है। क्या लग रहा है, कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी की आगे बढ़ने की, वापस मुकाबले में आने की? नंबर 2 पर तो है। बिल्कुल नंबर 2 पर है बीजेपी, और अनिल जी बहुत ही अच्छी यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं।
काफी लोगों ने तो ये कहा था कि भाई ये भंवरलाल नहीं है, ये अनिल शर्मा है, इसकी कोई पकड़ नहीं है, ऐसे है वैसे है। काफी लोगों ने इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे, काफी लोगों ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन अनिल जी जिस पद जनता बहकावे में नहीं आई, जनता को लगा कि नहीं एक बार तो मौका देना है, इस बार तो आप जीत जाएंगे, लेकिन जो अगला चुनाव होगा उसमें सहानुभूति का कार्ड तो नहीं चल पाएगा। सहानुभूति आप इस चुनाव का बोल सकते हैं। हमारे विधायक जी 7 वर्ष से विधायक थे, अभी उनके सुपुत्र विधायक बनने जा रहे हैं और निसंदेह 30,000 से प्लस हमारा मार्जिन रहेगा। 21,000 वोट आरएलपी ने लिए हैं, 29,000 वोट भाजपा ने लिए हैं, उनके वोट की संख्या बढ़ेगी, लेकिन हमारा मानना है कि 30,000 हम प्लस करेंगे। और ये जो काम है ये कोई सहानुभूति के वोट नहीं है, ये आपके ITI कॉलेज, महिला महाविद्यालय, उप जिला अस्पताल, जो पंडित भंवरलाल शर्मा ने जो सड़कों का। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या अनिल शर्मा भंवरलाल शर्मा के बराबर के नेता बन पाएंगे? आपको लगता है बन पाएंगे? उन्हीं के बेटे हैं ना। अच्छा, आप उनमें अक्स देखते हैं उनका? आपको लगता है कि नहीं उनमें दमखम जैसा था वैसे ही है, वैसे वो जिद करते थे, बहुत बड़े नेता थे वो, बड़े बड़े नेताओं को जो है ना छका देते थे? ये भी बड़े नेता बनेंगे। अच्छा, क्या ऐसी है इनमें कुव्वत, क्या है, क्या सलाहियत है इनमें, क्या मादा है? इसमें ये है बहुत ही सरल और गंभीर स्वभाव है। अच्छा, इसलिए जनता ने स्वीकार कर लिया नेता सरदार शहर का? कर लिया आशीर्वाद दे दिया। और मैंने आपको 1 घंटे पहले कहा था ना, वो 30+ जाएगा रिजल्ट, तो 30+ जाएगा। तो थाके तो सर्दी उड़ गई थी की है? हाँ, टोपी उतार दी देखो, सर्दी उड़ गई। पसीना कौन के छूट रहा है भाई साहब? पसीना तो बीजेपी का RLP का छूट रहा है। RLP तो बीजेपी का छुड़ा दिया। बीजेपी का छूट रहा है पसीना तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर एक तरह से चुनावी मशीनरी का हिस्सा है, जो काम करते हैं, पॉलिटिकल एजेंट हैं और बाहर जो काम कर रहे हैं भीतर उनकी खबर ला के हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इन्होंने फील्ड में बहुत पसीना बहाया है। आप लोगों को पहले दिन से पता था क्या कि ये सहानुभूति का कार्ड चलेगा? बिल्कुल पता था सर, पहले दिन से ये पता चल रहा था कि RLP जितना जोर लगाएगी अनिल शर्मा का उतना ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। आपको गांव में खतरा था, इसलिए एक तरह से वरदान मिला अनिल मूंड के रूप में, लालचंद मूंड के रूप में, कि भगवान ने उतारा उनको यहाँ पे। हनुमान जी लेके आए। हमारे 50 साल के हमारे पंडित भंवरलाल शर्मा ने जो सेवा की है, उसका आज जो रिजल्ट आ रहा है, उस सेवा का नतीजा, उसी का परिणाम है। 50 साल की सेवा की है पंडित भंवरलाल शर्मा ने इस क्षेत्र के। चुनाव ही अनिल शर्मा ने पिता के नाम पे लड़ा? नहीं, विकास के नाम पे जीता है, सेवा के नाम पे चुनाव, सेवा के नाम में चुनाव लड़ा और सेवा ही जीती है। सरदार शहर में सेवा जीतती है। सेवा जीती है, काम करा पाएंगे? उम्मीदें बहुत है। बिल्कुल करा पाएंगे काम, बिल्कुल काम कराए हैं और आगे भी कराएंगे। सरदार शहर के चेयरमैन साहब जुड़ रहे, क्या खबर है भीतर की? खबर अब आपको दिख रही है, चेहरों में खुशी दिख रही है लोगों के। सिटी हम पूरा हो चुकी है सिटी, और सिटी में हम काफी अच्छी बढ़त ले रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी की जो उम्मीदें थी शहर में वापसी की, वो ज्यादा कामयाब नहीं रही, हालांकि उन्होंने वोट तो बहुत अच्छे खासे हासिल करे। सरदार शहर सिटी में मेरा विश्वास है कि टीम अनिल जी शर्मा के निर्देशन में जो हमारी नगर पालिका ने विकास के काम किए, निश्चित रूप से जनता ने उस पर ठप्पा लगाया। अच्छा, क्या सरदार शहर की जनता ने भंवरलाल शर्मा के रूप में अनिल शर्मा को मान लिया है? जैसा पिता था वैसा ही बेटा बन रहा है? कहाँ बाकी रह गया, निश्चित रूप से तय हो चुका है साहब, 80% तय हो चुका है। अच्छा, तो लड्डू उड्डू बटने की तैयारियां हो रही होगी, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। सरदार सर के गांधी चौक में आतिशबाजी और लड्डू शुरू हो चुके हैं। आप भी आओ कभी हवेली में? अच्छा, लड्डू पहले से बनवा ली थी? आप लोगों को उम्मीद थी? अरे कितने के ऑर्डर दिए हैं, कितने लड्डू बन रहे हैं आज? 100 कुंटल पूरा। 100 क्विंटल बांटेंगे। पिछली बार कोई घर बाकी नहीं छोड़ेंगे, सब जगह पहुंचाएंगे। कोई घर बाकी नहीं छोड़ेंगे। 50 साल पूरा हुए राजनीति के, भंवरलाल जी ने 210 गाँव में लड्डू बांटे थे पूरे, 210 पूरी, और अभी भी बांटेंगे। और अच्छा, क्या 2018 में पंडित जी ने हर घर पे लड्डू बांटे थे। पिछली बार चुनाव जीते थे उस टाइम, हर घर पे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उन्होंने कुछ नहीं देखा, हर घर पे वोट दिए, के नाम लड्डू दिए थे। लड्डू तैयार हो गए क्या? ये कह रहे 100 क्विंटल रात को तैयार कर दिए थे। हो, पहले से तय था कि हम जीत रहे हैं। क्लियर था, जीत तो क्लियर थी, कभी 30-35 हजार से जीतेंगे। तो ये जीत तो इनको दिख ही रही थी। और जब हम लोग भी ग्राउंड पर थे और लोगों के बीच में थे, तो हमें भी ये दिख रहा था कि सहानुभूति का कार्ड चलेगा और भंवरलाल शर्मा जो है उनको लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है इलाके की जनता से, तो जनता ने देखा कि अगले चुनाव में जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन इस बार तो हम लोग अनिल शर्मा को चुनाव जिताएंगे।
तो जो भावुकता का कार्ड था वो चल गया है। इतिहास अनिल भी शर्मा कहता है कि भारी बढ़त ले रहे हैं। सहानुभूति कार्ड यहाँ पर चलती है और चलती रहेगी, लेकिन जो अभी खुशी हम देख पा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, ये भी बहुत कुछ कह रहा है, और वहां से जो बीजेपी के और आरएलपी के कार्यकर्ता हैं वो नदारद नजर आ रहा है, ये भी बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल अपडेट दर्शकों को बता दें, करीब करीब आधी मतगणना पूरी कर ली गई है और इस बीच कांग्रेस एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर है और वहीं आरएलपी एक बार फिर से खिसक तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। चौधरी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे, और बीजेपी का आप खेल यहां पर बिगाड़ रहे हैं। नहीं प्रियंका जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन आपको पता है, लाखों की तादाद में जो राजधानी की धरती पर जवान और किसान इकट्ठा हुआ, और क्यों इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठन की जरूरत पड़ी। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस, मैं देखता हूं इन सरदार शहर के चुनाव में भी देखा है मैंने कि जहां पे इनको तीसरा विकल्प ऊपर की तरफ आते हुए दिखता है, परिवर्तन लोग करते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक होती हुई नजर आती है। अभी बात कह रहे थे कि कांग्रेस पिछले 2018 में चुनाव जीते थे, भंवर लाल जी, तो घर घर लड्डू बांटे थे। अभी मैं पिछले कई दिन से सरदार शहर था, लड्डू तो नहीं लेकिन बूंदिया और भुजिया जरूर कांग्रेस ठीक है, मैं आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, शुरुआती रुझान तो जो सामने आ रहे हैं उसके बाद बधाई देना बनता है, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस पार्टी को एक लंबे अंतर से, बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी राजस्थान में पैदल चल रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी जिस दिन रिजल्ट आ रहे हैं उस दिन इस वक्त पदयात्रा कर रहे हैं और पग फेरा उनका बहुत अच्छा है, सून अच्छे हैं। 18,000 वोटों से आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ हम आगे चल रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, कहाँ है वो सतीश पूनिया जी और राजेंद्र राठौड़? बड़े बड़े डायलॉग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फैकालोजी, सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी से। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछो, बीजेपी की केंद्र सरकार से सवाल पूछो। पेट्रोल डीजल की महंगाई आपको खा गई, आटे दाल चावल पर आपने टैक्स लगा दिया, आपको शर्म नहीं आती? राजस्थान का वोटर समझदार है, यहाँ पर कांग्रेस की गहलोत सरकार की योजनाएं बोलती है, काम करती है। लेकिन प्रताप सिंह जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, आप कह रहे हैं वोटर समझदार हैं, लेकिन हमारे सहयोगी जब वहां पर वोटिंग हो रही थी तो वहां पर लगातार मौजूद भी थे, स्थानीय मुद्दे तो थे ही नहीं वहां पर। लोग कह रहे हैं भंवर लाल शर्मा ने अच्छा काम किया है तो उन्हीं को मतदान करेंगे, और बीजेपी भी यही कह रही है, सहानुभूति कार्ड आपने चला और वही काम कर गया। आप मुझे ये बताइए, यही बीजेपी कल तक ये कह रही थी कि धुआं निकाल देंगे, 100% सरदार शहर से जीत कर आएंगे। राजेंद्र राठौड़ जी इतनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं, राठौड़ कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, झूठ के जनरेटर बन गए संबित पात्रा के बाद। वो कह रहे हैं कि चूरू में राहुल गांधी जी को बुला रहा हूँ, खुद निपट जाओगे। गांव गांव में घूम रहे थे, मैं अशोक गहलोत जी खुद मीटिंग करने गए थे सरदार शहर। मैं तारीफ करूंगा चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की भी, वो इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए उन्होंने खुद ने मेरे से बात की, एक एक कार्यकर्ता से बात की और मेरे से भी कहा कि देखो चुनाव होता है। आप मुझे ये बताएं, वल्लभनगर हम जीते, वहां बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, 4थे नंबर पर आई। वहां पर इनके अरुण सिंह जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दरियावद में बीजेपी 3रे नंबर पर आई। पंचायत चुनाव बीजेपी हार गई, नगर निगम चुनाव हार गई, लगातार हार रही है। बीजेपी माहौल बनाना चाहती है कि हम मजबूत है, मजबूत नहीं है। राजस्थान में जो रिजल्ट आ रहा है, यही रिजल्ट आप सुन लेना 2023 में आएगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है। ये जो बीजेपी के नेता बड़े बड़े डायलॉग बाजी करते हैं, सिर्फ डायलॉग बाजी से वोट नहीं मिलते, काम के आधार पर वोट मिलते हैं। प्रताप सिंह जी, करीब करीब आधी मतगणना पूरी हो गई है और एक लंबे और बड़े अंतर से कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वजह क्या मान रहे हैं आप इसके पीछे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या ये वजह इसके पीछे है या सहानुभूति कार्ड ने काम कर दिया है यहां पर? देखिए, एक बात आप मानकर चलना, जब हम जीतते हैं तो सहानुभूति कार्ड हो जाता है, और जब बीजेपी जीतती है तो उनका काम हो जाता है। बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखे की पोल खुल गई। कांग्रेस की, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का काम भी बोलता है। अनिल शर्मा के लिए इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें कही थी बीजेपी के लोगों ने, कुछ भी नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, अब इनकी भाषा बदल गई। तो बीजेपी जितनी जल्दी बदलती है, इन्होंने ही कहा था, ये सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी तो गांव गांव में घूम रहे थे, मैं और अशोक गहलोत जी भी दौरा करके आए, और हमने जब दौरा कर लिया उसके बाद तय कर लिया कि हम चुनाव जीतेंगे। हमने जिस दिन अशोक गहलोत जी हम गए थे, उस दिन उस मीटिंग में 35 से 40 हजार लोगों की भीड़ थी,
और उस दिन फैसला करके कस्में वगैरह सब होके हो गया था, और ये बात साबित हो गई कि नो डाउट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जिस ढंग से वोट ले रही है उससे बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, चाहे इसमें कोई दौराय नहीं, उन्होंने अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई, अच्छे वोट लिए, अपनी ताकत लेकिन प्रताप सिंह जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरएलपी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया एंट्री करके, वरना बीजेपी जीत सकती थी यहाँ पर। मतलब भारतीय जनता पार्टी अब दूसरे की बैसाखियों पर चुनाव लड़ेगी। ये जो वोट बैंक है ये पहले से भी बीजेपी के, ये जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इसका मतलब राजस्थान में अब जो लीडरशिप हो रही है, राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में जो वोट आरएलपी को मिल रहा है, तो बीजेपी क्या ये मानती है कि ये वोट बैंक जो आरएलपी की तरफ जा रहा है वो उनको नहीं मिल रहा, उनके नेताओं का प्रभाव खत्म हो गया है। जी। ये जो फालतू की बातें बीजेपी करती है बहानों से नहीं, रिजल्ट बोलता है। पूरे देश में बीजेपी ने रिजल्ट दिया है, गुजरात में सबसे बड़ी सीटें, लेकिन राजस्थान में क्यों पिट रही है बीजेपी? इसलिए पिट रही है कि बीजेपी राजस्थान में फेल है। राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार का काम बोलता है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आज के नतीजों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। प्रताप सिंह जी, बीजेपी दावा कर रही है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है ये जो उपचुनाव हो रहा है, आगे बीजेपी जीतने वाली और बम्पर जीत मिलेगी बीजेपी को। बात बताइए, इतने नकटे कोई हो सकते हैं क्या कि नाक कटा के भी नहीं सुधरते? कल नाक कटी है, आज नाक कट रही है सामने। कौन बोल रहा है? बीजेपी का नेता। कहाँ है राजेंद्र राठौड़? बुलाओ ना। कहाँ है सतीश पूनिया? डायलॉगबाजी बड़ी बड़ी, ये आदत पड़ गई। सतीश पूनिया जी की आदत है। मैं यूनिवर्सिटी में, हम दोनों सामने चुनाव लड़ रहे थे, तब भी ऐसे ही डायलॉग मारते थे। मैंने इनको हराया था यूनिवर्सिटी में, जब ये बीजेपी से लड़ रहे थे, मैं निर्दलीय था। ऐसे ही डायलॉग मारते हैं इनकी आदत में है। ऐसे 19,747 वोट से आपका चैनल दिखा रहा है, अनिल शर्मा आगे चल रहा है। आप बात करो, कल तक तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें फेल हो गया। अरे जो आटे पर टैक्स लगाकर पाप करेगी बीजेपी, आटे पर टैक्स लगा दिया, उसके बाद पराठे पर। प्रताप सिंह जी, आप लगातार महंगाई का मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दे बाकी जगहों पर क्यों नहीं दिखते हैं? चलिए, यहाँ पर तो कांग्रेस जीत दर्ज कर रही है, लेकिन अगर बात करें 2 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, गुजरात में बड़े अंतर से बीजेपी इस वक्त जीत दर्ज कर रही है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। प्रताप सिंह जी, उसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? वहां ये मुद्दे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? गांधी जी से बात करूंगा। राहुल गांधी जी खुद सड़क पर उतरे हैं, देश को, और उनके सब समझ में आ रहा है। मैनेजमेंट भी, लीडरशिप भी कोई ताकत होती है, और ये मानकर चलना। अब कांग्रेस को असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे। असली मुद्दे सही ढंग से, वास्तविकता ये है कि इस देश को जनता के मुंह से आटा और पराठा जिसने छीन लिया बीजेपी ने, उसको यदि गुजरात में। प्रताप सिंह जी, आटा और पराठा और जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका असर इन दोनों राज्यों पर क्यों नहीं पड़ा? हिमाचल में आगे चल रही है कांग्रेस, ये मान लेना। एक सीटों से, राहुल गांधी जी की यात्रा यदि गुजरात में जाती तो और कुछ रिजल्ट। इसलिए आप ये मानकर चलिए, कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है। और आप देख लेना, 2023 में इन्हीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश बदलेगा, कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह जी आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो फरेब की सरकार है और इसकी सरकार कभी नहीं बनेगी। और गेस्ट लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। चौधरी साहब, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, बीजेपी के पास। जी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जहां तक बात है, एकमात्र उम्मीद, राजस्थान की उम्मीद की किरण हनुमान जी बेनीवाल, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, अगर उनके पास में न्याय के लिए कोई बंदा जिसके साथ अन्याय होता है वो अगर जाता है तो 100%, आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी मामला आप उठा के देख लीजिए, किसी दलित समाज के साथ में हो या किसी और समाज के साथ में, किसी भी वर्ग के साथ में हो, नेताजी आदरणीय हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब हर व्यक्ति के साथ में, जिसके खिलाफ जिसका अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं। बात करिए कांग्रेस की, आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। आज से 60-70 साल पहले इस भारत को तोड़ा किसने? क्या भारत जोड़ रहे हैं ये? और जो बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, कैसी जन आक्रोश यात्रा आप निकाल रहे हो? महंगाई को किस कदर आपने पहुंचा दिया है? क्या पेट्रोल डीजल की हालत है? किस तरीके से विश्व में पहली बार अगर बुक्स पे
किताबों पुस्तक पे अगर टैक्स जीएसटी किसने लगाया तो वो बीजेपी सरकार ने लगाया। तो क्यों अपने जुमले वादे लेकर आप जनता के बीच में आते हो? हम भी बीजेपी से जुड़े थे, हमें लगा था उस समय कि बीजेपी जो वादे कर रही है वो कहीं ना कहीं पूरे करेगी, लेकिन बाद में लगा जब किसानों के साथ में ऐसा हुआ और अब जवानों के साथ में किसान आंदोलन, हमने 70 दिन सड़क पर शाहजहांपुर बॉर्डर जाम करके वहां बैठे, हमारे आदरणीय नेताजी हमारे साथ में थे। उसके बाद में मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया और उसके बाद में किसानों का बिल वापस लेने के बाद में इनको ये लगा कि अब किसानों के बेटे जो जवान सीमा पर रक्षा करते हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, तो इन टीओडी लेकर आ गए। क्या क्या जरूरत थी ऐसी? क्या मतलब 4 साल के लिए कौन सी नौकरी आप कौन सी टूर पर भेज रहे हो? जो एक सच्चा ईमानदार देशभक्ति से जज्बे के साथ में जो सेना में भर्ती होता है, कौन 4 साल के लिए जाएगा? ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। तो बात करिए सरदार शहर की। आरोप कांग्रेस और आरएलपी दोनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रतीक सिंह आपके पास आते हुए, क्योंकि फिलहाल तो आप जीत दर्ज कर रहे हैं, इसे लेकर उत्साह भी हम देख रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है आगे इसका असर ऐसे ही रहेगा या एक बड़ा उलटफेर हो जाएगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, आप 2013 के बाद से लगातार देखिए राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हुए लगातार कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, क्योंकि 2013 की शुरुआत से ही जब भाजपा की जब सरकार बनी तो तब से ही सत्ता विरोधी लहर चालू हो गई थी, क्योंकि जनता के लिए काम ही नहीं किया। तो आप आगे 13 से आगे बढ़ते जाइए तो जितने भी उपचुनाव हुए थे वो कांग्रेस ने जीते, क्योंकि वो जो थोड़े थोड़े चुनाव होते हैं उसमें जनता की जो चाहत होती है, जो मंशा होती है वो झलकती है। उसके बाद में 2018 का चुनाव हुआ, हमने जीता। 2018 के बाद में आप देखिए लगातार 4 साल के अंदर लगातार जितने भी उपचुनाव हुए ज़्यादातर 90-95% चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं कि 4 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने सुशासन मुहैया कराया। आप सुशासन की बात कर रहे हैं प्रतीक जी, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और जिस तरीके से लगातार आए दिन क्राइम हो रहे हैं इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव की जरूरत है। और एनसीआरबी के आंकड़े भी तो कुछ ऐसे ही कहते हैं प्रतीक जी। नहीं, जनता तो ऐसा समझती नहीं है। जनता अगर ऐसा समझती तो मेरे को लगता है कि आशीर्वाद भाजपा के कैंडिडेट को मिलते हैं जितने उपचुनाव हुए। जनता तो ऐसा समझती नहीं है। एनसीआरबी के डेटा की अगर आप बात करेंगे, भाजपा उसको क्या करती है, घुमा फिरा करके पेश करती है। तो राजस्थान किसी भी मामले में देश में अव्वल नहीं है, टॉप 5 में भी नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी के डेटा जो भारत सरकार के अंडर आता है एनसीआरबी, उसी डेटा के मुताबिक उन्होंने जो डेटा में दर्ज किया है, तो जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए हैं उसमें 50-60% जो केस हैं वो झूठे हैं। ये एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के अंडर आती है एनसीआरबी। तो ये जनता सब देख रही है, जनता देख रही है, तभी तो कांग्रेस के कैंडिडेट जीत रहे हैं। आप देखिए पिछली बार भंवरलाल जी जो जीते थे वो 16,000 वोटों से जीते थे और अभी तक में 19-20 हजार वोटों से अनिल शर्मा जी आगे चल रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और इन्होंने जो एक सीट जीती उसमें देखिए दीप्ति माहेश्वरी जी सिर्फ 5,000 वोटों से जीती हैं। उनकी जो मदर थी वो 15-17,000 25,000 वोटों से जीती थी, तो वहां मार्जिन कम हो गया। लेकिन हमारा मार्जिन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो उनके पिताजी थे भंवरलाल जी, उनके लिए तो प्यार है ही, लेकिन जो राजस्थान की सरकार ने जो कार्य किए हैं इस जमीन पे, जो लोगों को आप चाहे फ्री दवाई की बात कीजिए, फ्री इलाज की बात कीजिए, किसानों के ऋण माफी की बात कीजिए, आप शहरी जो रोजगार योजना है उसकी बात कीजिए, तो इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर सरदार शहर की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और 2023 में मैं दावे के साथ ठीक है, मुकेश पारिक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रतीक जी कई सारे काम गिनवा रहे हैं कि हमने बहुत सारे काम किए हैं जिन मुद्दों पर जनता उन्हें वोट डाल रही है। और इसके साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी लगातार महंगाई बढ़ा रही है इसकी वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है और यही वजह है कि हर चुनाव में बीजेपी को नकारा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो डाला है, वो देखें आप, वो किसान क्या बोल रहे हैं, उनका कर्जा माफ। नहीं, अब तो नजदीक आ रहे हो ना, मुझे आश्चर्य होता है कि सहानुभूति से उपचुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, ये खुद की पीठ जितनी थपथपाए बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या इनको ये नज़र नहीं आता? अभी हाल ही में हम 2 दिन पहले की बात करें तो सीकर में जिस प्रकार सा गैंगवार हुआ है, आम आदमी वहाँ भयभीत है, वो इनको नज़र नहीं आता है। जिस प्रकार से उदयपुर में गला रेत के हत्या की गई वो इनको नज़र नहीं आता है। जिस प्रकार से करौली में दंगे हुए वो इनको नज़र नहीं आता है। और अभी ये बात कर रहे थे कि सरकारी एजेंसी बता रही थी, अरे आप किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हो। बेरोजगारी में राजस्थान सब में अव्वल है। पूरे राजस्थान का जो बेरोजगार युवक है वो आए दिन संघर्ष कर रहा है, आए दिन उस पर लाठीचार्ज हो रहा है। और वो युवक जो हैं यहाँ के बेरोजगार युवा वो तो गुजरात तक गए हैं।
तो आप कौन सी उसकी बात करते हैं? आपकी जो इस सरकार का जो गठन हुआ वो अंतरकलह की नींव पर गठन हुआ और उस अंतरकलह का परिणाम ये आया कि इस 4 साल के इस कांग्रेस के कुशासन के कारण राजस्थान का विकास ठप हो गया, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। आज हमारी माता और बहनें सड़क पर सुरक्षित नहीं है, मंगलसूत्र पहन के घर से निकलने में डरती है। राजस्थान की आज ऐसी स्थिति है। राजस्थान जो शांति प्रिय प्रदेश माना जाता था, आज अपराधियों की, माफियाओं की एक शरणागत स्थली बन गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार हम नहीं बोल रहे, भ्रष्टाचार इनके भरत सिंह जी, इनके विधायक बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं। इनके मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार है। आपस में इनकी भाषा कैसी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए नकारा और निकम्मा कहते हैं। इनके जो शांति धारीवाल जी है उनके लिए इनके विधायक कहते हैं कि वो सठिया गए हैं, बुढ़े हो गए, उनके दिमाग खराब हो गया है। इनके और मंत्री क्या क्या कहते हैं, ऐसे कई उदाहरण है। दिव्या मदेरणा जी क्या कहती है कि इनको शर्म आती नहीं, काबा किस मुंह से जाओगे? कहाँ कौन सी कांग्रेस बात कर रही है? सिर्फ सुनिए आप प्रियंका जी, एक मिनट सुनिए। पोस्टर वॉर तो आए दिन देखने को मिलता है। देखिए, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में, उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि राजस्थान में आप सत्ता में है, आपका शासन पे आपके अंतरकलह का प्रभाव नहीं आना चाहिए। लेकिन हुआ उसके उलट है। इनके अंतरकलह के कारण आज राजस्थान किस दुर्दशा का शिकार हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये उपचुनाव मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, ये उपचुनाव सिर्फ और सिर्फ पंडित जी की जो अभी मृत्यु हुई, उनका देहावसान हुआ, उसके कारण, इनको सहानुभूति के कारण ये विजय मिल रही है। बढ़िया है, हम तो खुश है कि अपनी पीठ थपथपाएं। आने वाला जो 2023 का विधानसभा का चुनाव है, जिस प्रकार से गुजरात में एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद विकास के दम पर एक रोल मॉडल बना है गुजरात पूरे देश में। उसी तर्ज पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति वही भारतीय जनता पार्टी करेगी जो गुजरात में आज कांग्रेस। तो जब विधानसभा चुनाव आएंगे और उसके नतीजे आएंगे तभी समझ में आएगा। चौधरी साहब, आपके पास आते हुए, क्या आप भी यही मानते हैं कि सिर्फ सहानुभूति कार्ड खेलकर कांग्रेस इस चुनाव को जीत रही है? और आरएलपी को आगामी चुनाव में आप कहां देख पाते हैं? क्योंकि इस चुनाव में बहुत अच्छा आप नहीं कर पाए, जिस तरीके से आप दावे कर रहे थे वैसा प्रदर्शन तो देखने को नहीं मिला यहाँ पर। देखिए प्रियंका जी, राजस्थान का एकमात्र नेता जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो है, हनुमान जी बेनीवाल, एकमात्र ऐसे नेता जो ये बीजेपी कांग्रेस वहां दावा कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई यहाँ पे स्तर नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को सरदार शहर में गली गली घुमा दिया। खुद मुख्यमंत्री जी को वहां सभाएं करनी पड़ी 2 से 3 उनको। जी बोलिए। आवाज आ रही है प्रियंका जी? आ रही, आवाज आ रही है, बोलिए। तो उनको राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल साहब ने इनको गली गली कहीं अगर वोट मांगने के लिए अगर घुमाना पड़ा तो वो एक ताकत है हनुमान जी बेनीवाल उन जवानों और किसानों की जो आज तक शोषित हैं। और बात रही सरदार शहर चुनाव की, तो सरदार शहर चुनाव में जो भी जनता का आदेश रहेगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन एक मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जवान और किसान चाहता है कि राजस्थान में परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अपराध जिस तरीके से बढ़ चुके हैं, आप देख लीजिए, कल एक सिक्कर का कुछ दिन पहले हत्याकांड हुआ, वहां पे न्याय किसने दिलाया? रात को 2 बज गई, हनुमान जी बेनीवाल साहब वहां बैठे थे और जो शेखावटी अंचल से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं वो वहां पे कहीं नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कोई जन आक्रोश यात्रा में की जा रही है, गैंगवॉर हो रहा है, इससे सवाल तो उठ रहे हैं कांग्रेस की सरकार पर और लॉ एंड ऑर्डर पर भी। दोबारा से चर्चा में हम शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला। लेकिन पल पल की अपडेट्स लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर, सबसे पहले और सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे।